हेलो दोस्तों, आई होप आपको हमारी ये 2 क्लासेस बहुत पसंद आई हो। मध्यकालीन भारत के अध्याय फर्स्ट में भारत और विश्व का पार्ट थर्ड हम ला रहे हैं और आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं? अगर पसंद आ रही हैं तो आगे की क्लासेस करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अब क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। इस नई युद्ध की कला के लिए आवश्यक संगठन विकसित करने के और बनाए रखने की समस्या ने यूरोप में सामंतवाद का विकास में मदद पहुंचाई। कोई भी राजा अपने संसाधनों के बल पर विशाल घुड़सवार सेना बनाए रखने के तथा उससे हथियारों की साथ समाज में लैस करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। इसीलिए सेना में विकेंद्रीकरण किया गया तथा राजा की सहायता के लिए एक निर्धारित संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना कायम करने की जिम्मेदारी फ्लूट लॉर्ड को सौंप दी गई। 2 आविष्कारों के कारण घुड़सवार युद्ध लड़ाई के प्रमुख रूप बना। ये आविष्कार थे तो काफ़ी पहले के, मगर इनका व्यापक उपयोग इसी काल में आरंभ हुआ। पहला आविष्कार लोहे की रकाब था। लोहे की रकाब के कारण हथियारों से पूरी तरह लैस सैनिक को तीर चलाते समय घोड़े की पीठ पर से गिरने का भय नहीं रहता था। इसके कारण सवार अपने शरीर से भाले को सटाकर हमला भी कर सकता था और इसके जवाबी आघात के कारण नीचे नहीं गिरता था। इससे पहले या तो लकड़ी की रकाब का प्रयोग किया जाता था या फिर रस्सी से एक टुकड़े का जिसे बस पांव कटाकर रखा जा सकता था। दूसरे आविष्कार था कि एक नए प्रकार के जीन और जिसके कारण घोड़ा पहले से अपेक्षा 2 गुना बोझ लेकर चल सकता था। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों आविष्कार पूरब के यूरोप में पहुँचे। संभवतः चीन और कोरिया के भारत में इनका प्रसाद 10वीं सदी में शुरू हुआ। इस तरह आर्थिक, सामाजिक और सैनिक के कारण यूरोप में फ्यूडलिज्म का विकास के लिए उत्तरदायी थे। 11वीं सदी में, एक सदी के बाद जब भी शक्तिशाली सरकार सामने आई, तब भी परंपरा इतनी जड़ पकड़ चुकी थी कि राजा फ्यूडल लॉर्ड की शक्ति को आसानी से कम नहीं कर सकता था। इतिहासकार जिसमें मध्यकाल कहते हैं वह उस काल में फ्यूडलिज्म के अलावा यूरोप के जीवन में ढर्रे के ईसाई चर्च ने भी निर्धारित किया। हम बैजंतीनी साम्राज्य और रूस के यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च की भूमिका का पहले ही हवाला दे चुके हैं। पश्चिम में एक शक्तिशाली साम्राज्य के अभाव में कैथोलिक चर्च के शासन में के भी कुछ कार्यभार संभाल लिए। पोप, जो कैथोलिक चर्च के प्रमुख था, एक धर्मगुरु नहीं था बल्कि ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके कारण काफ़ी कुछ राजनीतिक और नैतिक सत्ता भी थी। पश्चिम एशिया और भारत में तरह यूरोप के भी मध्यकाल धर्म का काल था और जो धर्म के प्रवक्ता होते थे उसके पास काफ़ी शक्ति और प्रभाव होता था। राजाओं के सामंत सरदारों से मिले भूदानों और धनी सौदागरों से प्राप्त दाने के बल पर अनेक मठ और बिहार स्थापित किए थे। इसमें एक फ्रांसिस्कन जैसे कि कुछ सिलसिले ज़रूरतमंद और गरीबों के लिए कार्यरत थे। अनेक मठ यात्रियों की चिकित्सक सहायता या ठहरने की जगह देते थे। वे शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के केंद्र में काम करते थे और इस कैथोलिक चर्च ने यूरोप के सांस्कृतिक जीवन में अभाव भूमिका निभाई है। मगर कुछ मठ जो अत्यंत धनी हो चुके थे, फ्लूड लॉर्ड की तरह व्यवहार करते थे। उससे आंतरिक कलह पैदा हुई और उससे शक्ति शासकों के साथ उनका टकराव होने लगा, जो चर्च और पोपों की दुनियावी ताकत से चिढ़े हुए थे। आगे चलकर वह टकराव पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन के प्रतिबिंब हुए। अरब दुनिया 7वीं सदी बाद इस्लाम ने उदय के पश्चिमी एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। यह प्रमुख तत्व आपस में लड़ने वाले और अरब कबीलों के एकीकरण के जिसके फलस्वरूप एक शक्तिशाली साम्राज्य का जन्म हुआ। आरंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य ने अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। अरब कबीलों के अंदरूनी मतभेदों के गृह युद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा सत्ता खो बैठा और अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। उसकी नवस्थापना नगर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब्बास स्वयं को पैगंबर मुहम्मद साहब के कबीले के संबंधित होने का दावा करते थे। लगभग 150 वर्ष तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया में सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्य में से एक रहा। इसने चरम काल में उस क्षेत्र की सभ्यता की भी केंद्र उसमें शामिल थी, जैसे उत्तरी अफ्रीका में भाग मिस्र, सीरिया, ईरान और इराक। अब्बासी खलीफा पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ देश की ही नियंत्रण नहीं करते थे, बल्कि भूमध्य सागर क्षेत्र को भारत के जोड़ने वाली मुख्य व्यापारिक मार्गों पर भी उनका नियंत्रण था। अब्बासियों ने इस क्षेत्र में व्यापारिक मार्गों को जो शांति और सुरक्षा प्रदान की, वह इस क्षेत्र की जनता की खुशहाल और अब्बासी दरबार को शानो शौकत एक महत्वपूर्ण कारण था। अरब पक्के सौदागर थे तथा उस काल में वे जल्द ही सबसे उद्यमी और धनी सौदागर और समुद्री यात्री के रूप में मशहूर हो गए। सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के शानदार इमारतों वाले अनेक नगर उभर कर सामने आए। इस काल में अरब नगरों के जीवन स्तर में सांस्कृतिक वातावरण की दुनिया में कोई सानी नहीं था। अरबों ने सोने की दिनाव और चांदी की दिरहम भी चलाए थे। पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बन गई।
यह उस अफ्रीकी सोना तथा अरबों के पहुँचने के कारण संभव हुआ। अरबों के दोहरी प्रविष्टियों वाले खातों का उन्नत खातेदार का तथा बड़े पैमाने पर लंबी चौड़ी बैंकिंग और ऋण व्यवस्था का आरंभ किया, जिसने विनिमय के बीजक भी शामिल थे। इस काल के सबसे मशहूर खलीफ उल मामून और हारून अल रशीद थे। उसने दरबार और महल की शानो शौकत तथा ज्ञान विज्ञान के प्रवीण लोगों को उनसे मिलने वाले संरक्षण अनेक कथा कहानी और विषय बन गया। आरंभ में अरबों ने जिस प्राचीन सभ्यता को जीता था, उसके वैज्ञानिक ज्ञान और प्रशासनिक कौशल की आत्मसत्ता करने से उन्होंने उल्लेखित क्षमता दिखाई। प्रशासन चलाने के लिए ईसाई ने यूं ही जैसे गैर मुसलमानों को तथा गैर अरबों को भी नियुक्त करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी। खासकर ईरानी और उनमें से कई पारसी थे और बौद्ध भी, हालांकि अब्बासी खरीफ रूढ़िवादी मुसलमान थे। उस पर उन्होंने सभी दिशाओं में ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। बरसते वह ज्ञान इस्लाम के बुनियादी तत्वों की चुनौती न दे। खलीफा उल मामून ने यूनानी, बैजतियों, ईरान और भारत विभिन्न सभ्यताओं को ज्ञान ग्रंथों तथा अरबी भाषा का अनुवाद करने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत ज्ञानगृह की स्थापना की। खलीफों द्वारा कायम की हुई मिसाल को कुबीनों ने भी अपनाया। बहुत कम समय में विभिन्न देशों के सभी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में उपलब्ध हो गए। यूरोपीय विद्वानों के एक समर्पित दल द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययनों के फलस्वरूप अरबों पर यूनानी विज्ञान और दर्शन शास्त्र के प्रभाव के बारे में आज हम बहुत कुछ जानते हैं। हमें अब अरब दुनिया पर चीनी विज्ञान और दर्शन शास्त्र का प्रभाव भी बेहतर ज्ञान है। कंपस, कागज, छपाई, बारूद, यहाँ तक कि मामूली सी एक पहिया ठेला गाड़ी भी इस काल में चीन और अरबों के माध्यम से ही यूरोप तक पहुंची। बेसीन के मशहूर यात्री मार्को पोलो ने चीन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने तथा चीन यूरोप व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही चीन की यात्रा की। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। और आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमारी क्लास में बने रहिए। धन्यवाद।